वो गहरी नींद सो रही थी जब आहिस्ता से इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और इसी तरह बिना आवाज़ बंद भी हो गया। दरवाज़ा बंद करते हुए वो छोटे छोटे कदम उठाता इसके पास आया था। इसकी गहरी निगाहें इसके मासूम से चेहरे का तवाफ कर रही थीं। इसके चेहरे पर अब भी खौफ था, वो अब तक इस हमले से बाहर नहीं निकल पाई थी। और इसके डर को देखते हुए इसे इन लोगों पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो खड़े खड़े इन सबको शूट कर दे। इनकी वजह से वो इतनी खौफज़दा हो चुकी थी कि नींद में भी वो इन लोगों के बारे में सोच रही थी। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इसने इसका ख्याल क्यों न रखा। इसे इसके साथ सिक्योरिटी गार्ड को भी भेजना चाहिए था। इसके मासूम से चेहरे से नजरें हटाना इससे पहले ही इसकी नज़र इसकी नन्ही सी नाक में उलझ गई थी। इसकी नाक पर मौजूदा वो नन्हा सा मोती चमकते हुए इसे अपनी तरफ मतवज्जा कर रहा था। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। मूंछों तले अब लबों पर तबस्सुम बिखर गया। वो बेहद आहिस्ता से इसकी तरफ झुका था। इसका दिल इसे किसी बेबाकी से गुस्ताखी पर उकसा रहा था। निगाहें बार बार इसकी नथ में उलझ रही थीं। अपने दिल को वो अजीब सी तरंग में धड़कते हुए महसूस कर रहा था। धड़कनों में एक तूफान मचा हुआ था। इसका दिल चाहा कि वो आगे बढ़कर इसे छू ले, लेकिन वह ऐसी हरकत ना कर सकता था। वो इसके इतने पास क्यों आ गया था? वो अगले ही लम्हे इसके बेड से दूर हट चुका था। पीछे हटते हुए इसने खुद को मलामत की, लेकिन जैसे ही इसने दोबारा इसके चेहरे को देखा, इसकी मलामत कहीं बहुत दूर जा सोई। इसका दिल फिर से बेकरार हो उठा। ये इसका क्या हुआ होता चाह रहा था? इसकी धड़कनों में ये तलातम क्यों मच गया था? इसे समझ नहीं आ रहा था। वो मजीद वहां न रुककर खुद को इस इम्तहान से निकालना चाहता था। ना चाहते हुए भी इसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे। हीर को सोए तकरीबन 8 घंटे हो चुके थे। हर तरफ अंधेरा छा चुका था। चाची जान भी अपने कमरे में आराम कर रही थी। उन्होंने तो रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली थी कि न जाने हीर को क्या हो गया है। हीर को इन सब चीज़ों से निकलने में अभी वक्त दरकार था। वो अपने कमरे में आया और इसकी बेटी बेड पर सोई हुई थी। रूही अब भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा थी, लेकिन इसके पास इसके बाप की बाहों का हसार था, जिसे हर डर से निकाल सकता। लेकिन हीर के पास ऐसा कोई सहारा नहीं था। साद को इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था और साद ने इससे कहा था कि प्लीज़ लाला, मेरे वापस आने तक आप ही मेरी बीवी के मुहाफ़िज़ हैं। इसे कुछ नहीं होना चाहिए, इसे घर से बाहर ना निकालें। साद का कहना था कि वो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इसका डर साफ बता रहा था कि वो इन सब चीज़ों के बारे में सब कुछ जानता है और समझता है, लेकिन इसने कुछ भी बताने पर फोर्स नहीं किया था। इसे लगता था कि साद खुद ही इसे पूरी बात बता देगा। इसकी बीवी पर हमला हुआ था, इसकी बीवी की जान जा सकती थी। ये सही वक्त था कि साद सब कुछ इसे बता दे, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया। वो कोई राज छुपा कर रखना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि साद इसे कुछ बताए या ना बताए, वो जल्द ही सब कुछ जान जाएगा और खुद ही पता लगा लेगा। 3 दिन गुजर चुके थे। इसका खाना पीना सब कुछ इसके रूम में ही था। कोई इसे तंग नहीं करता था। तानिया रोज़ थोड़ी देर आकर इसके पास बैठती थी, इसे बाहर चलने को कहती थी, लेकिन वो इस कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। शायद वो कमरे के अंदर ही खुद को महफूज करने लगी थी, लेकिन कोई भी इसे इस बंद कमरे में नहीं रहने देना चाहता था। वो यहाँ इंजॉय करने आई थी, लेकिन इस वक्त बिल्कुल किसी सहमी हुई बच्ची की तरह थी। इसके डर को वो बहुत अच्छे तरीके से समझती थी, इसीलिए इसे फोर्स नहीं कर सकती थी। वो खुद ही इसे वक्त पर खाना और मेडिसिन देकर जाती थी। डॉक्टर इसे चेक करने के लिए वक्त से आते रहते थे। इसे लगता नहीं था कि वो बीमार है, लेकिन फिर भी इसका इलाज करवाया जा रहा था। शायद इसका डर कम करने के लिए या इसे इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए। अम्मी भी काफ़ी देर इसके पास बैठकर जाती थी और वो इसे समझाती कि अब कुछ नहीं होगा, अब वो बिल्कुल महफूज है और वो इस घर से बाहर नहीं निकलेगी और ना ही ऐसे लोगों की इस पर नज़र पड़ेगी। इनके मुताबिक ये सिर्फ एक गलत फहमी थी। वो लोग किसी गलत फहमी में आकर इसको अगवा कर रहे थे और कुछ भी नहीं, वरना इसके साथ भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन ये चीज़ इसे किसी भी तरह से सुकून नहीं लेने दे रही थी। न जाने क्यों इसे लग रहा था कि वे लोग किसी गलत फहमी की बिना पर नहीं, बल्कि इसे ही लेने के लिए आए थे। अगर ऐसा था तो इसका मतलब साफ था कि वो अब भी महफूज नहीं थी। वो लोग एक दफ़ा आकर इसे अगवा करने की कोशिश कर सकते थे, तो वो दूसरी दफ़ा भी आ सकते थे। और यही वो डर था जिसकी वजह से वो इस कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। इसे लगता था जैसे हर वक्त कोई इस पर नज़र रखे हुए है। इसे यकीन हो चुका था कोई है जो इसकी जान का दुश्मन बना हुआ है, और यही डर इसे किसी तरह नहीं जाने दे रहा था।
आज तो अम्मी ने भी इसे कहा था कि इस कमरे से बाहर निकलो, खुद को इस डर से बाहर निकालने की कोशिश करो, लेकिन वो नहीं निकल पाई और रूही भी कितनी देर इसके पास आकर जिद करती रही इसे बाहर लेकर चलने की, लेकिन वो ना मानी तो इसे रूठ कर चली गई। रूही को नाराज करके भेजना इसे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा था, लेकिन शायद इसकी कंडीशन को नहीं समझ सकती थी, तभी इसे जिद कर रही थी। लेकिन इसने रूही की जिद भी ना मानी। इसे पता था वो इससे ज़्यादा देर नाराज नहीं रह पाएगी, वो कल भी तो यूं ही नाराज होकर चली गई थी, फिर सुबह खुद ही वापस आ गई। इसके सामने नाराज़गी की कोई अहमियत नहीं थी, वो खुद ही रूठ जाती थी। मेरा बच्चा सैड क्यों है? वो इसके पास आकर बैठी, जो अपने नन्हे-नन्हे हाथों में अपना छोटा-सा चेहरा थामे उदास सी बैठी हुई थी। बाबा चाची अच्छी नहीं है, वो गंदी हैं, वो बाहर नहीं आती, ना मेरे साथ खेलती हैं, ना मुझे फ्लावर से कलर बताती हैं। वो गंदी हैं, मैं नाराज़ हूँ इनसे। वो मुँह फुलाए बोली थी। जी सर, मैम कमरे से नहीं निकल रही। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात मानती ही नहीं। तानिया भी उसके पीछे खड़ी से बताने लगी थी। इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। आपने क्या तमाशा बनाया हुआ है? इस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही आप? ये चार दीवारियां क्या आपकी हिफाजत करेंगी? वो अचानक कमरे में दाखिल हुआ था। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। वो नज़रें झुकाए हुए बोली थी। और आप यहाँ से क्यों नहीं निकलना चाहती? क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी? वो सीने पे हाथ बांधे से देखते हुए बोला। मुझे लगता है कि हर वक्त कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। ये जो कुछ भी हुआ है वो इत्तेफाकन नहीं हुआ। कोई सच में मुझे लेने आया था। इन लोगों का मकसद मुझे ही अगवा करना था। मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। जब साथ वापस आएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इसके अचानक कमरे में अंदर आने पर इसने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया था और ना ही इस पर कोई बुरा असर हुआ था। ये आपकी सिर्फ सरासर बेवकूफ़ी है कि ये कमरा आपकी हिफाजत करेगा। आप कमरे से बाहर निकलेंगी अभी और इसी वक्त। इस हवेली के अंदर कोई नहीं आ सकता और कोई आपको किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप मुझ पर एतबार करके यहाँ से निकल सकती हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा। आपकी वजह से मेरी बेटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैंने रूही को उदास बैठे देखकर इससे पूछा तो इसने कह दिया कि इसकी दोस्त बाहर नहीं आ रही और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास है। इसकी उदासी को देखते मैं यहाँ आया हूँ। मैं अपनी बेटी की आंखों में कभी दुख नहीं देख सकता। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अपनी बेटी को कभी भी उदास नहीं होने दिया। मैं इसे हंसते खेलते देखना चाहता हूँ, इसीलिए इसका यूं परेशान होना मुझे भी परेशान कर गया है। मैं आपको मुकम्मल तौर पर आपकी मर्ज़ी पर छोड़े हुए था। मैंने यही सोचा था कि आप जब बेहतर महसूस करेंगी तो खुद ही कमरे से निकल आएँगी। लेकिन इतना वक़्त गुज़रने के बाद भी आप बाहर ना आईं और अब सबको डिस्टर्ब करने लगी हैं, जो मुझे हरगिज़ मंज़ूर नहीं। मेरी बेटी बहुत थोड़े वक़्त में ही आपके लिए बेहद करीब हो चुकी है और मैं अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकता। वो बोले जा रहा था, जबकि इसकी बात मुकम्मल सुनने के बाद इसने कुछ कहना चाहा। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो लोग बहुत ख़तरनाक थे। वो लोग मुझे क्यों अगवा करके ले जाना चाहते थे मैं नहीं जानती। लेकिन अगर आप ना आते तो ना जाने क्या हो जाता। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी खातिर अपनी जान को खतरे में डाला। लेकिन मैं अपने आप को मज़ीद किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती और ना रूही को। आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन आप हर बार तो मुझे बचाने के लिए नहीं आएँगे। यहाँ आप मेरे साथ थे, लेकिन मुमकिन तो नहीं कि हर बार आप मेरे साथ होंगे। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, हर कदम पर आपकी हिफ़ाज़त करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं होगा। मुझ पर एतबार कर सकती हैं आप। इसकी बात काटते हुए वो इसकी जानिब आता इसका हाथ थामते हुए बोला। हीर तो चाहकर भी इसके हक जताते अंदाज को झुठला न सकी और वो इसका हाथ थामे इसे बाहर ले गया था। इसके बाहर आने पर सब बहुत खुश हुए थे। रूही तो नाच नाच कर सबको बता रही थी कि इसकी दोस्त वापस आ चुकी है। अम्मी जान ने भी शुक्र मनाया था कि किसी की बात को समझ कर तो वो इस कमरे से बाहर निकली थी, वरना तो वो कहते ही कितने ही दिनों से कमरे की ही होकर रह गई थी। तानिया ने अलग से आकर इसे गले लगाया था। इसके बाहर आने पर इसने खुशी से इसे वेलकम किया था। बहुत कम वक्त में वो इसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी और हीर खुद भी इसे बहुत ज़्यादा चाहने लगी थी। वो आकर अम्मी जान के पास बैठ गई थी। अब वो हवेली से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं रखती थी। अम्मी का तो कहना था कि वो दोनों भाग में चली जाएं, लेकिन अब इसका डर से कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। रूही कब से आपको बाहर चलने के लिए कह रही हैं। अब ये मत कहिएगा कि बाहर जाने से भी आपको खौफ महसूस हो रहा है। अगर आप मुझ पर यकीन करके यहाँ तक आ सकती हैं तो थोड़ा-सा और यकीन करके घर के बाहर तक भी जा सकती हैं। हवेली के अंदर कोई भी नहीं आ सकता।
हवेली के चारों तरफ गार्ड्स हैं। कोई भी बिना इजाज़त अंदर नहीं आ सकता। यहाँ तक कि आसपास भी कोई अनजान शख्स नहीं आएगा। आप इस हवेली में आज़ाद होकर रह सकते हैं और बहुत जल्द इन लोगों के बारे में सब कुछ जानकर आपको हवेली से बाहर निकलने का भी मौका मिलेगा। आप यहाँ घूमने फिरने आई हैं, कैद होकर रहने के लिए नहीं। वो लोग जो भी थे, जल्दी इनके बारे में सब कुछ पता लगा लिया जाएगा। आप अपने दिल से ये डर निकाल दें कि कोई आपको यहाँ हवेली के अंदर कुछ कर सकता है। अपनी बेटी के बार-बार कहने पर वो बाहर आकर इसे समझा रहा था। शायद इसका डर कम करने की कोशिश कर रहा था। वो इससे ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब से ये हमला हुआ था, इसे अक्सर कुछ न कुछ समझाता रहता था। इसके कमरे में बिना इजाज़त कभी नहीं आया था, बल्कि आया ही नहीं था। लेकिन आज वो बिना इजाज़त ना सिर्फ इसके कमरे में आया था, बल्कि इसका हाथ थाम कर इसे बाहर भी ले आया था। और वो किसी भी तरह की मज़ाहमत नहीं कर सकी थी। ना जाने क्यों इसकी बात मानने पर मजबूर हो गई थी, और अब इसका दिल चाह रहा था कि वो इस शख्स पर यकीन करे और अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जिए। कम से कम इस हवेली के अंदर तो अपनी मर्ज़ी से रह ही सकती थी। इसे इस डर से तो निकलना था। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत बुरी तरह ज़हनी दबाव की हालत में थी। इसे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना था। वो मज़ीद खुद को इसकी अज़ियत में नहीं डालना चाहती थी। ये हकीकत थी कि वो इस शख़्स पर यकीन करने लगी थी। वो इसके भरोसे इस हवेली में आज़ादी से रह सकती थी, और वो ऐसा ही करने वाली थी। वो अपनी बात मुकम्मल करके खामोशी से जा चुका था, जबकि इसकी बात को समझकर इसने रूही की तलाश में निगाहें उठाईं। रूही, जो कब से मुंह बनाए बैठी थी, वो सोफे से उठकर इसके पास आते हुए इसका नन्हा सा हाथ थाम चुकी थी। चलो रूही, बाहर चलकर देखते हैं कौन कौन से नए फ्लावर्स आए हैं। इसने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामा तो रूही की आंखों में चमक सी आ गई, और अगले ही लम्हे वो इसे थाम साथ लिए बाहर की तरफ जाने लगी थी। इसने तानिया को पीछे जाने का इशारा किया तो वह मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। सर, हमने इन्हें मार मार कर इन्हें अधमरा कर दिया है, लेकिन ये अपनी ज़ुबान खोलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। न जाने इन्हें किस तरह से ट्रेंड किया गया है। सर, मुझे ऐसा लगता है वो जैसे इनका ताल्लुक किसी माफिया गैंग से है। मेरा मतलब है सर, काफ़ी पावरफुल लोग हैं। इनको रिहा करने के लिए हमें बहुत फ़ोन कर चुके हैं। बहरहाल, हमने ये बात छुपा रखी कि हमने इस तरह से किसी केस में हाथ डाला हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग पर यकीन नहीं है कि इस तरह का कोई केस हमारे थाने में चल रहा है। इस दिन के बाद डिप्टी कमिश्नर का फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन फिर सियासत से बड़े कुछ लोग हमें बार-बार फ़ोन कर रहे हैं। सियासत से लोगों का फ़ोन आया तो हमने यही सोचा कि कहीं न कहीं इससे आपका भी ताल्लुक है। लेकिन फिर ये लोग आपकी वाइफ़ को किस इलाके से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका मतलब है कि इनका ताल्लुक बाहर से है, इस इलाके से नहीं। और सर, ये लोग डर नहीं रहे। इनके अंदर मौत का डर भी मौजूद नहीं है। वो हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। ये इस काम में नए नहीं, बल्कि बहुत अरसे से इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। ये सारी बातें मुझे बताने की बजाय तुम्हें इसको हल करना चाहिए। मुझे बस जानना है कि ये लोग मेरे घर के फ़र्द पर हमला कैसे कर सकते हैं। इन लोगों का ताल्लुक किस चीज़ से है और ये क्या चाहते हैं। ये सब कुछ जानना तुम्हारा फ़र्ज़ है, और अगली दफ़ा जब तुम मुझे फ़ोन करो तो तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं मज़ीद ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। मुझे अब इस मसले का कोई हल चाहिए। आगे तुम्हारा काम है। इसने गुस्से से कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। एक तरफ हीर का डर इसे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा था, और दूसरी तरफ ये लोग अपनी ज़ुबान खोलने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, और पुलिस वाले अब तक कुछ भी पता लगाने में कामयाब नहीं हो रहे थे। और अयाम सिकंदर कभी ना कामयाब नहीं हुआ था। वो ये सब कुछ हल्के में नहीं ले सकता था। इसे इन सब के बारे में सब कुछ पता करना था।